आज हम दृष्टि का जो मासिक समसामयिक की करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे। जनवरी महीने का ये करंट अफेयर्स है। इसमें दिया गया है संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम, पुडुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत में बेरोजगारी, भारत में बांधों की स्थिति, निजता का अधिकार, AWS कोटा के लिए आय मानदंड, PMFME योजना, भारत में न्यायालयों की भाषा, उजाला योजना के 7 वर्ष, यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण, POSH अधिनियम 2013, चुनावी खर्च सीमा में बढ़ोतरी, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC, प्रसाद परियोजनाएं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, समान नागरिक संहिता, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम PSP, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रक्षा भूमि का सर्वेक्षण, इंडिया स्किल्स 2021, संवेदनशील गवाहों की रक्षा करना, सुप्रीम कोर्ट, कृष्णा जल विवाद, लोक अदालत, भारत के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम में चुनौतियां, असम मेघालय सीमा विवाद, विधायकों का निलंबन, आर्थिक घटनाक्रम में दिया गया है GST क्षतिपूर्ति विस्तार, वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, भारत और मुक्त व्यापार समझौते वर्ष 2030 तथा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, GDP का पहला अग्रिम अनुमान, मीठी क्रांति, चीन को विकासशील देश का टैग, विश्व व्यापार संगठन, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण, विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की अपील, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में दिया गया है दलाई लामा, चीन का नया सीमा कानून, परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों का निषेध, भारत पाकिस्तान, परमाणु प्रसार रोकने का संकल्प, UNSC के 5 अस्थायी सदस्य, चीन ने पेंगोंग झील पर बनाया पुल, सूडान में संकट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कजाकिस्तान में अशांति, सीमा शुल्क में सहयोग और पारस्परिक सहायता, भारत स्पेन, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, भारत तुर्कमेनिस्तान, नया पुल, भारत और नेपाल, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, भारत चीन श्रीलंका ट्रायंगल, भारत दक्षिण कोरिया व्यापार वार्ता, भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, उत्तर कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध, नाटो रूस परिषद वार्ता, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता और विज्ञान प्रौद्योगिकी में अर्धचालकों की कमी, सॉलिड स्टेट बैटरी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ, 5G में मिलीमीटर वेव बैंड, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, जैव ऊर्जा फसलों का कृषि क्षेत्रों पर शीतलहर प्रभाव, एक्वामेशन, उत्सर्जन मानदंडों की प्राप्ति, कोयला आधारित उद्योग विद्युत संयंत्र, भारत में वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, सौर अपशिष्ट, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन संबंधित विषय से दिया गया है, सेरेडो में वनों की कटाई, ब्राज़ील, सामाजिक न्याय में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन, निषेध कानून और मुद्दे, स्वास्थ्य सेवा खंड हेतु एक अलग नियामक का प्रस्ताव, IRDAI, सार्वभौमिक सुगम्यता संबंधी दिशा निर्देश, भारतीय जेलों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मान्यता, प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक गठबंधन पहल, वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, आंतरिक सुरक्षा, नागालैंड में अफस्पा का विस्तार, स्वदेशी विमान वाहक, चर्चा में रानी लक्ष्मीबाई, एक राष्ट्र एक ग्रिड, एक आवृत्ति राष्ट्रीय ग्रिड, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, पढ़े भारत अभियान, आयुष आहार, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा, कोविड-19 का IHU वेरिएंट, जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954, चिल्का झील ओडिशा, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, भारत में चीतों की वापसी, सी ड्रैगन 22 अभ्यास, EDNA के माध्यम से जानवरों को ट्रैक करना, माया सभ्यता, पहला बहुआयामी साहसिक खेल अभियान निमास, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, घड़ियाल, प्रवासी भारतीय दिवस, रेड सैंडर्स वीर बाल दिवस, गेटवे ऑफ हेल्थ तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीकन स्वाइडन फीवर, विश्व हिंदू दिवस, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022, पशु से मानव प्रत्यारोपण, फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, कथक, भारत चीन सैन्य वार्ता, कला कुंभ कलाकार कार्यशालाएँ, नारी शक्ति पुरस्कार 2021, उल्का पिंड, भारतीय सेना दिवस,
तो सबसे पहले पढ़ेंगे संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम। पुडुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग, चर्चा में क्यों। हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पुडुचेरी के लिए राज्य की मांग एक लंबे समय से लंबित मुद्दा है, जिससे यह पुडुचेरी में और अधिक उद्योगों को आमंत्रित कर तथा पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर रोजगार क्षमता पैदा करने के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ है। केंद्र शासित प्रदेश यूटी उन संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र होने के लिए बहुत छोटे हैं या आसपास के राज्यों के साथ विलय करने हेतु बहुत अलग आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से है, या आर्थिक रूप से कमजोर है, या राजनीतिक रूप से अस्थिर है। इन कारणों से वे अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में नहीं रह सके और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित करने की आवश्यकता थी। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नरों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली इस संबंध में अपवाद है तथा आंशिक राज्य की स्थिति के कारण एक निर्वाचित विधायिका और सरकार है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप व पुडुचेरी। प्रमुख बिंदु। पृष्ठभूमि: वर्ष 1949 में जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तब भारतीय संघीय ढांचे में शामिल थी। भाग ए, राज्यों में ब्रिटिश भारत के 9 तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे। भाग बी, राज्यों में विधायिकाओं के साथ 9 पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थी। भाग सी, राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती सीमाएं रियासतें शामिल थी। भाग डी, राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। वर्ष 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद भाग सी और भाग डी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश की एक श्रेणी मिला दिया गया। संघ शासित प्रदेश की अवधारणा को संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। मांग का कारण: भाषाई और सांस्कृतिक कारण देश में नए राज्यों के निर्माण का प्राथमिक आधार है। अन्य कारक: स्थानीय संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, कुछ क्षेत्रों के प्रति सरकार की लापरवाही, संसाधनों का अनुचित आवंटन, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि में अंतर। रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने में अर्थव्यवस्था की विफलता, लोकप्रिय लामबंदी और लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया भी इसका एक कारण है। मिट्टी के पुत्र जैसी भावनाएं, नए राज्यों के निर्माण से उत्पन्न मुद्दे, अलग अलग राज्य का दर्जा उनकी सत्ता संरचनाओं पर प्रमुख समुदाय, जाति, जनजाति के आधिपत्य को जन्म दे सकता है। इससे उप क्षेत्रों के बीच अंतर क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता का उदय हो सकता है। नए राज्यों के निर्माण के कुछ नकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे विधायकों का एक छोटा समूह अपनी इच्छा से सरकार बनाए या बिगाड़ सकता है। अंतर्राज्यीय जल, बिजली और सीमा विवाद बढ़ने की भी संभावना है। राज्यों के विभाजन के लिए नई राजधानियों के निर्माण और बड़ी संख्या में प्रशासकों को बनाए रखने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता होगी, जैसा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन में हुआ था। छोटे राज्यों का निर्माण केवल पहले से मौजूद संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर आदि को सशक्त किए बिना पुराने राज्य की राजधानी से नई राज्य की राजधानी में सत्ता हस्तांतरित तथा राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में विकास का प्रसार करता है। संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान केंद्र को मौजूदा राज्यों से नए राज्य बनाने या एक राज्य को दूसरे में विलय करने का अधिकार देता है तथा इस प्रक्रिया को राज्यों का पुनर्गठन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद कानून द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों पर संघ में प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र सरकार के पास नए राज्य को निर्मित करने, किसी भी राज्य के आकार को बढ़ाने या घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नाम को परिवर्तित करने की शक्ति है। पुडुचेरी शहर दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इस यूनियन टेरिटरी का गठन वर्ष 1962 में फ्रांस के भारत में 4 पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में किया गया था। पांडिचेरी, अब पुडुचेरी और कराईकल भारत के दक्षिण पूर्वी कोरोमंडल तट के साथ, यनम पूर्वी तट के साथ उत्तर में और माहे केरल
राज्य से घिरी पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित है। वर्ष 1674 में इसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी व्यापार के रूप में हुई थी, जब इसे एक स्थानीय शासक से खरीदा गया था। पांडिचेरी उपनिवेश 17वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांसीसी और डच के बीच लगातार लड़ाई का केंद्र बना रहा और इस पर कई बार ब्रिटिश सैनिकों द्वारा कब्जा किया गया। हालांकि यह वर्ष 1962 तक भारत में स्थानांतरित होने तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक अधिकार में बना रहा। आगे की राह। राजनीतिक विचारों के बजाय आर्थिक और सामाजिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धर्म, जाति, भाषा या बोली के बजाय विकास, विकेंद्रीकरण और शासन जैसी लोकतांत्रिक चिंताओं को नए राज्य की मांगों को स्वीकार करने हेतु वैध आधार देना बेहतर है। इसके अलावा विकास और शासन की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं जैसे सत्ता का संकेंद्रण, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता आदि का समाधान किया जाना चाहिए। दूसरा, जल जीवन मिशन। चर्चा में क्यों। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन JJM के तहत मध्य प्रदेश के लिए 15,381.72 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या हर घर जल सुनिश्चित करना है। प्रमुख बिंदु। परिचय। वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन FHTC के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य जल को आंदोलन के रूप में विकसित करना है ताकि इसे लोगों की प्राथमिकता बनाया जा सके। यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य। यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है, पानी की गुणवत्ता की निगरानी एवं परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और इसके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। विशेषताएं। जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की मांग और आपूर्ति पक्ष के एकीकृत प्रबंधन पर केंद्रित है। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है। यह मिशन जल के सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है तथा मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। कार्यान्वयन। जल समितियां ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करती है। इनमें 10-15 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य एवं स्वयं सहायता समूहों के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी शिक्षक आदि शामिल होते हैं। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती है। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फंडिंग पैटर्न। केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50-50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। अब तक की प्रगति। जब मिशन शुरू किया गया था, देश के ग्रामीण परिवारों में से केवल 17% 32.3 मिलियन के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। आज 7.80 करोड़ 41.14% घरों में नल के पानी की आपूर्ति है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन हासिल कर लिया है। जल जीवन मिशन ग्रामीण के पूरक के लिए जल जीवन मिशन शहरी की घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा। चर्चा में क्यों। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा NASP जारी किया है, जिसके तहत संबंधित सेवाओं और उनके उपकरणों को प्रदान करने वाली संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी और ऐसा नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। प्रमुख बिंदु। परिचय। नीति में देश के हवाई खेलों के लिए 2 स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ASFI नामक एक शीर्ष
शासी निकाय और प्रत्येक हवाई खेल के लिए विशिष्ट संघ शामिल होंगे। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा और लॉजेन स्थित स्विट्जरलैंड फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI तथा हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफार्मों में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। यह हवाई खेलों के विभिन्न पहलुओं का विनिमय करेगा, जिसमें प्रमाणन प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पुरस्कार और दंड आदि शामिल है। प्रत्येक हवाई खेल संघ उपकरण, बुनियादी अवसंरचना, कर्मियों और प्रशिक्षण हेतु अपने सुरक्षा मानकों का निर्धारण करेगा तथा गैर अनुपालन के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट करेगा। ऐसा करने में असमर्थ होने पर ASFI द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यह प्रस्तावित है कि देश में लोकप्रिय हवाई खेल क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग, सिक्किम में गंगटोक, महाराष्ट्र में हडपसर और केरल में वागामोन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हवाई खेलों के लिए एक नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। शामिल गतिविधियाँ इसमें एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, प्रायोगिक विमान, बैलूनिंग, ड्रोन स्लाइडिंग, हैंग स्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसी गतिविधियाँ शामिल होगी। उद्देश्य इस नीति का दृष्टिकोण वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स राष्ट्रों में से एक बनाना है। यह देश के एयर स्पोर्ट्स क्षेत्र को सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और टिकाऊ बनाकर इसे बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। नीति एयर स्पोर्ट्स के लिए भारत की क्षमता का लाभ उठाने का प्रयास करती है और सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम उपायों को सुनिश्चित करने पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू डिजाइन, विकास और एयर स्पोर्ट्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देना है। कुछ वर्षों के लिए उपकरणों पर आयात शुल्क माफ़ करना, साथ ही GST परिषद से एयर स्पोर्ट्स उपकरणों पर GST दर को 5% या उससे कम करने पर विचार करने का अनुरोध करना। महत्व स्कूलों और कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रम में हवाई खेलों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे छात्रों को FAI की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। भारत में एयर स्पोर्ट्स की दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल होने की क्षमता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, विविध स्थलाकृति और उचित मौसम की स्थिति विद्यमान है। इसकी एक बड़ी आबादी में युवा शामिल है। इसमें साहसिक खेलों और विमानन को बढ़ावा दिया गया है। हवाई खेल गतिविधियों से प्रत्यक्ष राजस्व के अलावा विशेष रूप से देश के पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और स्थानीय रोजगार विकास के मामले में लाभ कई गुना अधिक हो सकता है। देश भर में एयर स्पोर्ट्स हब बनाने से दुनिया भर से एयर स्पोर्ट्स प्रोफेशनल और पर्यटक भी जहां आएंगे। खेल विकास के लिए सरकार की पहल, खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता NSTC योजना, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र योजना STC, विशेष क्षेत्र खेल SAG योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन चर्चा में क्यों? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रमुख बिंदु, परिचय। DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है। आत्मनिर्भरता और सफल स्वदेशी विकास एवं सामरिक प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों जैसे अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला मिसाइलों के उत्पादन की इसकी खोज, जैसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस, लघु बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, वायु रक्षा प्रणाली, आकाश रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला आदि ने भारत की सैन्य शक्ति को प्रभावशाली निरोध पैदा करने और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में प्रमुख योगदान दिया है। गठन। DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO के साथ भारतीय सेवा तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट
TDES तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP के संयोजन के बाद की गई थी। DRDO वर्तमान में 50 प्रयोगशालाओं का एक समूह है जो रक्षा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे वैमानिकी शस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग प्रणालियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली तथा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। मिशन हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और संबद्ध उपकरणों के उत्पादन हेतु डिजाइन, विकास और नेतृत्व, युद्ध की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने और सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु सेवाओं और तकनीकी समाधान प्रदान करना, बुनियादी ढांचे और प्रतिबद्ध गुणवत्ता जनशक्ति का विकास करना तथा एक मजबूत स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधार का निर्माण करना। DRDO के विभिन्न कार्यक्रम: एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP। यह मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग। मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम, मार्स लैंड माइंस और इनर्ट एक्सप्लोसिव डिवाइसेज IEDS को संभालने के लिए एक स्मार्ट मजबूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर निष्क्रिय करने में मदद करता है। कुछ एड ऑन के साथ इस प्रणाली का उपयोग वस्तु के लिए जमीन खोदने और विभिन्न तरीकों से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को डिफ्यूज करने के लिए भी किया जा सकता है। लद्दाख में सबसे ऊंचा स्थलीय केंद्र। लद्दाख में DRDO का केंद्र पेंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करना है। DRDO से संबंधित मुद्दे: अपर्याप्त बजटीय सहायता। 2016-17 के दौरान रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने DRDO की चल रही परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त बजटीय समर्थन पर चिंता व्यक्त की। समिति ने नोट किया कि कुल रक्षा बजट में से 2011-12 में DRDO की हिस्सेदारी 5.79% थी, जो 2013-14 में घटकर 5.34% रह गई। अपर्याप्त जनशक्ति। DRDO भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपर्याप्त जनशक्ति के कारण सशस्त्र बलों के साथ उचित तालमेल की कमी से ग्रस्त है। लागत में वृद्धि और देरी से DRDO की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन। DRDO द्वारा बड़े वादे और सीमित कार्य निष्पादन की स्थिति देखी गई है। जवाबदेही का अभाव। वर्ष 2011 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG ने DRDO की क्षमताओं पर एक गंभीर सवाल या निशान लगाया। यह हवाला देते हुए कि संगठन का अपनी परियोजनाओं का एक इतिहास है जो स्थानिक समय और लागत से अधिक पीड़ित है। अप्रचलित उपकरण। DRDO अत्याधुनिक तकनीक पर काम करने के बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के उपकरणों के साथ सिर्फ छेड़छाड़ कर रहा है। हाल ही के विकास: एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम ECWCS, प्रलय कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज पिनाका ER, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम स्मार्ट, उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी आकाश NG और MPATGM। आगे की राह। फरवरी 2007 में एजेंसी की बाहरी समीक्षा के लिए P रामाराव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा सुझाए गए सुझाव के अनुसार DRDO को एक संबल संगठन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए। समिति ने परियोजनाओं को पूरा करने में देरी को कम करने के अलावा इसे लाभदायक इकाई बनाने के लिए संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा स्थापित करने की सिफारिश की। DRDO के पूर्व प्रमुख VK सारस्वत ने रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना के साथ साथ एजेंसी द्वारा विकसित उत्पादों के लिए उत्पादन भागीदारों को चुनने में DRDO के लिए एक बड़ी भूमिका का आह्वान किया। यदि आवश्यक हो तो DRDO को शुरू से ही निजी क्षेत्र से एक सक्षम भागीदारी कंपनी का चयन करने में सक्षम होना चाहिए। अपने दस्तावेज DRDO इन 2021 HR पर्सपेक्टिव्स में DRDO ने
एक HR नीति की परिकल्पना की है, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडरता के साथ ज्ञान साझा करने, खुले वातावरण और सहभागी प्रबंधन पर जोर दिया गया है। यह सही दिशा में एक कदम है और आगे की बात अगले वीडियो में पढ़ेंगे।